Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं discussion. The very first article here is related to more good news than bad in Delhi's fertility rate dip. अभी recently हमने discuss किया था कि SRS Sample Registration System रिलीज किया गया है डायरेक्टर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से, एंड यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ऑल ओवर नेशनल एवरेज की अगर हम बात करें तो वो डिक्लाइन हो रहा है, एंड लेकिन स्पेशली दिल्ली और केरला का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो उससे दुगनी तेजी से डिक्लाइन हो रहा है. अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अब टोटल फर्टिलिटी रेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है. अगर नेशनल एवरेज की बात करें वहां पर भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, एंड इफ वी टॉक अबाउट स्पेशली दिल्ली एंड केरला तो वहां पर हमें डबल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है. एंड फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स अगर हम कंपेयर करें 2011 के डेटा से अगर हम कंपेयर करें तो मोर देन 25% डिक्लाइन हमें टोटल फर्टिलिटी रेट में देखने को मिलता है. तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग अ वर्ड दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट. इसका मतलब क्या होता है, ये एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन इज सपोज टू बेयर ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव एज. अपनी रिप्रोडक्टिव एज दैट इज 15 to 49 ऑन एन एवरेज हम जो रिप्रोडक्टिव एज लेते हैं एक विमेन के, उसमें कितने बच्चे एक्सपेक्टेड हैं दैट शी कैन गिव बर्थ, ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म दे रही हैं, तो दैट इज नोन एज टोटल फर्टिलिटी रेट. तो वो जो नेशनल एवरेज है दैट इज कम टू 2.0. इससे पहले जब हमने टोटल फर्टिलिटी रेट डिस्कस किया था दैट इज 2.1 एंड नाउ इट हैज डिक्लाइन मोर एंड इट हैज बिकम 2.0, एंड वी कैन से दैट वी हैव रीच्ड द रिप्लेसमेंट लेवल कि अगर दो लोग हैं तो दो लोगों से आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो दो ही पैदा हो रहे हैं, दो लोगों को दो लोग ही रिप्लेस कर रहे हैं. लेकिन अगर हम बात करें कुछ चुनिंदा स्टेट्स की जस्ट लाइक उत्तराखंड में हमें इंक्रीज देखने को मिला है, एंड अगर हम बात करें बिहार की तो उसमें टोटल फर्टिलिटी रेट हाईएस्ट आया है, दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू 3. लेकिन जो यहाँ पर न्यूज है वो कह रही है कि जो दिल्ली की फर्टिलिटी रेट में डिप आया है उससे हमें उसमें ज्यादा बैड न्यूज से ज्यादा गुड न्यूज है. गुड न्यूज कैसे है, क्योंकि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट इज डिपेंडेड ऑन दी विमेन्स राइट. तो यहाँ पर दिल्ली में जो विमेन है दे आर मोर एजुकेटेड एंड दे कैन टेक देयर इंडिपेंडेंट डिसीजंस. क्योंकि इससे पहले क्या देखा जाता था कि जो विमेन की रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादातर हक होता था पैटर्नल फैमिली का या मैटरनल फैमिली का, एंड उनकी ही बात मान के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते थे. लेकिन अब विमेन एजुकेटेड हैं एंड दे कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, सो दैट इज़ वाई दे आर चूजिंग नॉट टू गिव बर्थ टू मैनी चिल्ड्रन. दे आर हैप्पी विद द 2 or 1 चिल्ड्रन, एंड दैट इज़ वाई द फर्टिलिटी रेट ऑफ द दिल्ली इज डिक्लाइनिंग. दिस कैन बी सेड कि अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो विमेन है वो वर्क फोर्स में ज्यादा एंटर कर रही है, इसकी वजह से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है. सेकेंड थिंग इसमें यहां पर एक ये भी बोली जा रही है कि जो इन्फ्लेशन है दैट इज ऑल्सो अ रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द टोटल फर्टिलिटी रेट, बिकॉज द पेरेंट्स आर चूजिंग नॉट टू गिव बर्थ टू 2 or more चिल्ड्रन राइट. कुछ बच्चे हैं यहाँ पर आपको इसमें यहाँ पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन देखने को मिलेगा ऑफ दिस आर्टिकल कि यहाँ पर कई सारी वुमेन से जब बात करी जाती है दे वांट कि जैसे महंगाई को देखते हुए फिलहाल जो इन्फ्लेशन दिख रहा है हमें उसको नजर में रखते हुए कि अगर एक बच्चे को ही हम चाहते हैं बेस्ट केयर दें, हम नहीं चाहते अपने आप को फाइनेंशियली बर्डन करना विद 2 or more किड्स, सो दैट इज व्हाई वी वांट टू गिव बेस्ट केयर टू सिंगल चाइल्ड. दिस इज ऑल्सो अ रीजन. साथ में इसमें एक और रीजन साइट किया जा रहा है दैट इज द फर्टिलिटी रेट. फर्टिलिटी रेट जो डिक्लाइन हो रहा है, फर्टिलिटी जो डिक्लाइन हो रही है विमेन की रिप्रोडक्टिव एज में, सबसे पहले तो जो लोअर एज ग्रुप में फर्टिलिटी होती थी पहले वो ज्यादा होती थी, दैट इज समवेयर अराउंड दी यू कैन से 15 to 29 की जो एज है उसमें ज्यादा फर्टिलिटी देखने को मिलती थी. लेकिन विद द चेंज इन द सोसाइटी, विद द चेंज इन द टाइम, विद द चेंज इन द सोशल ऑर्डर, अब जो फर्टिलिटी रेट है वो मिडिल एज में ज्यादा देखने को मिलती है, दैट इज इन द 30 to 49 ईयर्स ऑफ एज. इसमें ज्यादातर हमें देखने को मिलती है इंक्रीज राइट. यहाँ पर 44 बोला गया है लेकिन हम ऑन एन एवरेज 49 लेते हैं राइट. तो ये बोला जा रहा है कि क्यों हो रहा है. सबसे पहले तो वो अपने करियर को चूज कर रही हैं,
they are becoming more and more educated. Second thing is fertility is also declining. reason क्या बोला जा रहा है, long working hours है, sedentary lifestyle है, मतलब उसमें बहुत activity नहीं है lifestyle में, plus more intake of junk foods. इसकी वजह से भी जो women की fertility है उसमें उसमें बहुत सारी problems आ रही हैं. and PCOS, that is यहाँ पर आपको बताया गया है PCOS, that is polycystic ovary syndrome, वो बहुत ज़्यादा उसके cases देखने को मिल रहे हैं. that is directly or indirectly impacting the fertility of a women, right? तो यहाँ पर ये सारे केसेस बताए हुए हैं. सोशल ऑर्डर में भी चेंज आया है. सोशल ऑर्डर में चेंज क्या आया है, सोसाइटी में क्या चेंज आया है, दैट बिकॉज ऑफ द करियर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज ऑफ द वर्क प्लेस और बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, women have to move out of their homes, they have to migrate to another cities, and वहाँ पर साथ में पेरेंट्स नहीं जा सकते हैं. So you can say that the woman is moving out of her home, that is in-laws or her parents' home, and she is living in a nuclear family. Joint family से न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होना भी एक रीजन है, बिकॉज अर्लियर होल फैमिली यूज टू रेज अ चाइल्ड एंड ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे वो मैटरनल साइड हो चाहे पैटर्नल साइड हो, दे यूज टू हेल्प इन रेजिंग द चिल्ड्रन. बट अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर हो चुका है बिकॉज ऑफ द करियर ग्रोथ, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एटसेट्रा. तो उसकी वजह से क्या है, दे चूज दैट द बेस्ट केयर शुड बी गिवन टू सिंगल चाइल्ड रादर देन द मोर देन 2 चिल्ड्रन, मोर देन 3 चिल्ड्रन, राइट? तो यहाँ पर यही देखने को मिला है, इसमें यही सब बातें करी गई हैं कि जो यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिला है, डिप देखने को मिला है, दैट इज मोर गुड बिकॉज वुमेन आर बीइंग एम्पावर्ड. यस, देयर इज अ स्लाइट बैड न्यूज ऑल्सो कि जो फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी है, राइट, आई एम सॉरी, इनफर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, फर्टिलिटी डिक्रीज कर रही है, दैट दे आर नॉट एबल टू, इवन इफ दे वांट, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस हेल्दी चिल्ड्रन एंड दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कुछ बैड है, लेकिन ज्यादातर इसमें गुड न्यूज ही है because women are taking their independent decisions, right? Now let's move on to the next article. ओके, कालेश्वरम कमीशन समन्स केसीआर एक्स मिनिस्टर्स. तो यहाँ पर ये आर्टिकल ऐसा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट. तो यहाँ पर जो ये कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया है. इसमें जो वाटर स्टोर किया जाएगा, दैट विल बी यूज्ड फॉर द मल्टीपल पर्पजेज, जैसे कि इट विल बी यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑल्सो इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इट विल बी यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल यूज ऑल्सो, एंड ऑल्सो द वाटर विल बी गिवन फॉर द डोमेस्टिक यूज, राइट? लेकिन आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहली बात तो ये लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से बनाया हुआ है. सेकेंड थिंग, कौन सी नदी पर बना हुआ है, कौन सी स्टेट में है, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है. तो ये गोदावरी नदी पर बनाया गया है. लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू. ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू कि अगर हम बात करें कालेश्वरम की, तो कालेश्वरम कमीशन में कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है, ये कौन सी नदी पर बनाया गया है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है. पेयर फॉर्म में ये गोदावरी नदी पर बनाया गया है, एंड खासकर जो इसका पानी है वो नॉर्दर्न तेलंगाना को प्रोवाइड करवाया जाएगा, बिकॉज वहां पर नेचुरली जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो काफी कम रहती है, राइट? तो यहां से आपके लिए यही इंपॉर्टेंट था, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है, कौन सी स्टेट में है. ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. दिस नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल. जस्ट अ सेकेंड. यस, तो यहाँ पर बात करी गई है, अ ट्रेजेडी रिकॉर्डेड फॉर पोस्टेरिटी इंस्क्रिप्शंस नियर टेम्पल इन कर्नाटका लिस्ट ड्रॉट डेथ्स इन 1539. तो यहाँ पर क्या मिला है, हमें एक यहाँ पर स्कल्पचरल इंस्क्रिप्शन मिला है. मतलब क्या है कि स्कल्पचर भी मिला है और इसके ऊपर हमें इंस्क्रिप्शन भी मिला है. इंस्क्रिप्शन क्या होता है, व्हेन समथिंग इज रिटन, व्हेन समथिंग इज स्क्रिप्टेड ऑन अ हार्ड सरफेस, जैसे कि यहाँ पर स्टोन है, मेटल भी हो सकता है. जब इनके ऊपर लिखा जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, राइट? दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, राइट? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इंस्क्रिप्शन की. तो ये स्कल्पचरल इंस्क्रिप्शन है. कहां मिला है, कर्नाटका स्टेट में मिला है. कौन से टाइम से रिलेटेड मिला है, ये मिला है 1539 के जो साल हैं उसके आसपास समय का यहां पर हमें देखने को मिलता है. तो ये जो टाइम पीरियड है दैट बिलोंग्स टू द कल्चूरियन डायनेस्टी इन द कर्नाटका, राइट? तो यहां
पर ये बोला जा रहा है कि जो इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है दैट इज इन दी कन्नड़ा लैंग्वेज एंड कन्नड़ा स्क्रिप्ट में ही लिखा गया है। प्लस इसमें एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पर नोट किया जाना चाहिए कि इसमें बताया गया है एक ड्रॉट लाइक सिचुएशन यहाँ पर हुई थी, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि 6,307 डेथ्स यहाँ पर रिकॉर्ड करी गई है। एंड जब यहाँ पर आप ये स्कल्पचर देखते हैं तो इसमें भी यही बताया गया, यही दिखाया जा रहा है कि एक आदमी अपनी बास्केट में डेड बॉडीज को बरी करने के लिए लेके जा रहा है। द अदर इंफॉर्मेशंस आर नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज जो ये स्कल्पचरल जो इंस्क्रिप्शन है वो आपको कहाँ देखने को मिला है, दैट इज सीन इन दी कर्नाटका। अब यहाँ पर जो इस स्कल्पचर से जो हमें जानने को मिलेगा, व्हाई इज दिस बेनिफिशियल फॉर अस, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज ये बता सकता है उस समय की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में कि कैसी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, क्या इवेंट्स वहां पर अकर हुए। एंड साथ में रिसर्चर्स को ये हेल्प भी कर सकता है कि जो क्लाइमेट पैटर्न में चेंज आया कैसे उसको स्टडी किया जा सकता है, प्लस दूसरे जो स्कॉलर्स हैं उनको कैसे हेल्प कर सकता है कि आप यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए गए ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम टू डील विद सच काइंड ऑफ इवेंट, राइट। तो ये तो था आर्टिकल के बारे में। यहाँ पर एक और पॉइंट आपसे डिस्कस किया गया है आर्टिकल में, यहाँ पर बताया गया है कि साका एरा के अकॉर्डिंग 1461 ये ईयर है जो इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, दैट इज 1461। तो इसमें अगर हम 78 ऐड कर दे तो दैट विल गिव अस 1539। तो हम 78 एडी क्यों, 78 हम इसमें क्यों ऐड करेंगे, बिकॉज द साका एरा वाज स्टार्टेड बाय अ कुशान किंग दैट इज कनिष्क इन 78 एडी। मतलब जब 78 ईयर्स अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर डेटिंग सिस्टम हैज पास्ड, जो हम आज फॉलो कर रहे हैं, 78 ईयर्स पास हो चुके थे तब उन्होंने अपना कैलेंडर शुरू किया, तब उन्होंने अपना एरा शुरू किया, दैट इज साका एरा। एंड उसके बाद फिर यहां से कैलकुलेशन की जाएगी। तो जब भी अगर आपसे बोला जाए, बिकॉज दिस इज फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, तो ये साका एरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो आपको कोई साल दिया गया है, जैसे यहाँ पे 1461 है, तो आपसे पूछें कि प्रेजेंट डेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा ईयर है, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, 1461 में 78 ऐड कर देंगे, क्योंकि 78 साल गुजर चुके थे तब यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए यहाँ पर हम क्या ऐड कर देंगे, 78 ऐड कर देंगे। एंड एडिंग 78 विल गिव अस 1539 कॉमन एरा, दैट इज आफ्टर द एडी, ठीक है। एनो डोमिनी या हम कॉमन एरा बोल सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें क्या है, दिस इज अ वर्क फॉर यू, कि इसमें आप बताएंगे कि जो फिलहाल 2025 चल रहा है उसके अकॉर्डिंग साका एरा के अकॉर्डिंग कौन सा साल हो सकता है, राइट, कौन सा साल होना चाहिए। अगर हम साका एरा के अकॉर्डिंग साल ईयर कैलकुलेट करें तो कौन सा साल आना चाहिए, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने आपको क्या बताया कि ये शुरू कब हुआ था, 78 एडी में शुरू हुआ था। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर आपको 1461 दिया हुआ है, 1461 में अगर हम 78 ऐड करें तो यहाँ पर आज का टाइम आ जाएगा। तो अगर आपको आज का टाइम दे दें तो क्या हम साका ईयर निकाल सकते हैं क्या, राइट। ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में फॉर द ईयर 2025 कि अगर हम 2025 का आज का समय आपको दें तो साका ईयर कौन सा होता। एंड आप मानिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको आंसर मिलने वाला है, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ, जस्ट अ सेकेंड। So this is important from the GS1 and also from the prelims perspective. ये important रहने वाला है आपके लिए। Okay जी, let's move on to the next article now. चलिए। Very important article for discussion. Let us discuss this article that is related to olive ridley turtle. Very important. Also, below this article you will see a name that is Jarosite, natural clock on Mars. तो Jarosite क्या है, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पर कच्छ रीजन गुजरात में Jarosite एक स्टोन है वो हमें मिला है, और इसमें क्या क्या यहाँ पर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर पोटेशियम है, आयरन है एंड सल्फेट है, इनसे मिलके ये एक स्टोन बनता है। येलोइश ब्राउन कलर का मिनरल है Jarosite, राइट। ये क्या है, मिनरल है ये Jarosite। तो आपसे पूछा जा सकता है Jarosite क्या है।
है। अब इससे हम क्या यहाँ पर साबित करना चाह रहे हैं, यही तरीके का जो रॉक है ये कहाँ मिलता है, मार्स पर भी मिलता है। तो इसकी स्टडी से हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि कैसे अगर हम इसको स्टडी कर ले तो क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि हम मार्स के भी जो रॉक हैं उसको अगर हम रोवर से धरती पर वापस ले आएं तो उसकी वजह से हम मार्स पे पिछले 25,000 साल के इवेंट्स को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है, द साइंटिफिक प्रोसेस एज ऑफ नाउ इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड बट आपके लिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज रिलेटेड टू कुरमा मेला, द साइंस ऑफ द मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल। दिस आर्टिकल टुडे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट इज गिवन इन एग्जॉस्शन। इतना ज़्यादा डिटेल में ये आर्टिकल दिया हुआ है, आपको लगेगा कि इतना इसमें हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव सीन सिंस 3 to 5 years आपने देखा होगा कि जो यूपीएससी है वो स्पीशीज के बिहेवियर पर भी क्वेश्चन पूछने लग गई है। स्क्विरल्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, कैट फैमिली पे क्वेश्चन पूछा गया है, एलिफेंट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू कि ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में कुछ यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स देखने को मिलेंगी जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जब ये मास नेस्टिंग के लिए बीचेस पर आते हैं, सी टर्टल्स हैं जो एग्स ले करने के लिए, दे हैव टू कम टू द बीचेस एंड दे गिव बर्थ टू देयर, दे ले एग्स देयर एंड फिर वो एग्स हैच होते हैं एंड वहाँ से फिर न्यू वंस पैदा होते हैं। राइट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मास नेस्टिंग। राइट, इसको अरीबदा भी बोला जाता है। अरीबदा इज अ स्पेनिश टर्म जिसका मतलब होता है अराइवल। जो सी टर्टल हैं वो बीच पे अराइव होते हैं लार्ज पॉपुलेशन में एंड वहां पर वो क्या करते हैं, फीमेल पॉपुलेशन, वहां पर वो क्या करती हैं, मास नेस्टिंग करती हैं। वहां पर वो अपने न्यू वंस मतलब अपने एग्स को ले करती हैं एंड उनको फिर हैच करती हैं, मतलब वहां से जो न्यू वंस हैं वो पैदा होते हैं। ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अरीबदा। लेकिन यहां पर हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है, पूछा कैसे जा सकता है, या तो ये पूछ सकते हैं व्हाट इज अरीबदा, रिसेंटली सीन इन न्यूज या ऑफन सीन इन न्यूज। तो अरीबदा क्या है, मास नेस्टिंग ऑफ द ऑलिव रिडले टर्टल। ठीक है, सेकंड थिंग इज यहाँ पर बोला गया है कि इसमें आर्टिकल में भी डिस्कस किया गया है और आपसे पूछा भी जा सकता है, इन GS 3 भी पूछा जा सकता है, साथ में आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ऐसे स्टेटमेंट देके कि आप बताइए कि जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो क्या उससे हम ये बोल सकते हैं कि हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑलिव रिडले टर्टल का जो एग है जो हैच होगा उसमें से फीमेल टर्टल निकलेगा या मेल टर्टल निकलेगा, तो क्या आप ये बता सकते हैं, आपको लगेगा टेम्परेचर से कैसे यहाँ पे जज किया जा सकता है। तो येस, इट इज पॉसिबल, यहाँ पर बताया गया है। ऐसे ही आर्टिकल्स में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई होती है। राइट, you don't need to gather various sources, just take a newspaper and read it thoroughly। ये article लो, इसको thoroughly पढ़ो, you will get a very very detailed knowledge about this olive ridley turtle। तो इसमें क्या बताया हुआ है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो there are chances, most probably जो फीमेल्स हैं वही पैदा होती हैं। तो जो hatched eggs से जो बाहर निकलेंगे न्यू वंस, she will be definitely a female। ठीक है, most probably, not definitely, most probably फीमेल ही पैदा होगी। तो इस तरीके के यहाँ पर आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में हम जाने तो ये एक वल्नरेबल स्पीशीज है IUCN के अकॉर्डिंग एंड इसकी जो मास पॉपुलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो थोड़ी सा डिक्लाइन की तरफ ही जा रही है। ऑल्दो इंडिया में अभी यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा कंसर्निंग नहीं माना जा रहा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसको कंसर्निंग माना जा रहा है, इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर बताया गया है आपको कि कुछ लोकलाइज्ड पॉपुलेशन है जो एक्सपैंड हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 30 to 50% डिक्रीज देखने को मिला है 1960 से अगर हम इसको कंपेयर करें। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड इसकी जो सबसे ज़्यादा जो इसका नेस्टिंग साइट है, प्राइमरी नेस्टिंग साइट जिसको हम बोलते हैं, वो है पैसिफिक कोस्ट ऑफ मैक्सिको। पैसिफिक ओशन की तरफ जो मैक्सिको की कोस्ट है वहाँ पर यहाँ क्या देखने को मिलता है, हमें सबसे ज़्यादा प्राइमरी नेस्टिंग साइट है एंड सेंट्रल अमेरिका की भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑल्दो ओडिशा इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर क्रिटिकल लोकेशन। ओडिशा में 3 बीचेस हैं, नंबर 1 इज गढ़ीमता एंड सेकेंड इज देवी एंड ऋषिकुल्या। राइट, ये 3 बीचेस हैं जहां पर ये नदी के जो किनारे हैं, नदी के जो जहां पर आउटलेट है, यहाँ पर ऋषिकुल्या, देवी, ये ब्रह्मणी, बैतरणी, ये रिवर्स हैं जहां से बीचेस बनते हैं। बीचेस के आसपास ही यहाँ पर ये क्या करते हैं, मास नेस्टिंग करने आते हैं। तो कहते हैं कि वेयर ऑफ इट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, फिलोपैट्री एक यहाँ पर सिग्निफिकेंट टर्म दिखाई हुई है, आपसे पूछा जा सकता है फिलोपैट्री रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द
फॉलोइंग स्पीशीज। सिंपल, आपसे ये नहीं पूछेंगे क्या है क्या नहीं है, ये भी पूछ सकते हैं क्या है, बट द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट क्या हो सकता है कि फिलोपैट्री इज अ फिनोमिना दैट इज प्रैक्टिस्ड बाय द सी टर्टल्स, ऐसे पूछा जा सकता है, या ऑलिव रिडले टर्टल। तो यहाँ पर ऑलिव रिडले टर्टल में एक बहुत ही बेहतरीन चीज देखने को मिलती है कि जब फीमेल्स अपने एग्स को ले करती हैं तो जहाँ पर जो न्यू वंस हैं वो हैच होते हैं, जो अपने एग से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ का जो मैग्नेटिक स्फीयर है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पॉइंट का, उस स्फीयर का, उस एरिया का, उस जगह का जहाँ पर वो पैदा हुए हैं, वो उनके ऊपर इम्प्रिंट हो जाता है। एंड जब फीमेल्स अपनी रिप्रोडक्टिव, जो वो न्यू वन फीमेल्स जो पैदा हुई हैं जिस जगह पर, जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज पर पहुंचते हैं एंड जब वो वापस आते हैं एग्स ले करने, तो वो एग्जैक्टली उसी जगह पर आके अपना एग ले करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कि जैसे ही अगर मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इनके ऊपर इम्प्रिंट हो जाएगा न्यू वंस के ऊपर, एंड डेकेड्स लेटर, मतलब 10-20 साल बाद जब भी वो आएंगे तो एक रिमार्केबल प्रिसीजन और टू द साइट, मतलब यहाँ पर क्या क्या मेंशन है, उनकी मेमोरी, साथ में यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, साथ में यहाँ पे अर्थ का जियोमैग्नेटिक क्यू, मतलब जियोमैग्नेटिक जो वहाँ पर फील्ड था, मैग्नेटिक जो इफेक्ट है, उस मैग्नेटिक फील्ड है उस जगह का, धरती का, वहीं पर आके वो अपने जो एग्स हैं उनको ले करेंगे। यहाँ पर एक और केस भी बोला गया है कि हो सकता है पॉपुलेशन, अगर हम सारा एनवायरनमेंट को ध्यान में रखें तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेफिनेटली एग्स ले करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक पॉपुलेशन पहले आके, एक सेट ऑफ पॉपुलेशन टर्टल्स पहले आके वहां पर अपने एग्स ले कर गए हैं, साथ में ऑब्वियसली व्हेन द एग्स विल बी लेड, तो एक यूरिन भी वहां से जो आउटलेट है वो देखने को मिलता है एग्स के आसपास, राइट। लेकिन फिर जब दूसरी पॉपुलेशन आएगी तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो उसको ऑल्फैक्टरी सेंसेस, मतलब सूंघने की क्षमता से पहचान लेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी एग्स ले करे हुए हैं। हैचिंग से पहले ही जो नेक्स्ट पॉपुलेशन है टर्टल की, वो उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट, उनको निकालेंगे एंड उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड अपने न्यू जो एग्स हैं उनको वहां पर ले करेंगे। इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम अराइज होती है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जब वो उन एग्स को ब्रेक करेंगे या सॉइल में डिस्टर्बेंस करेंगे, तो जो प्रेडेटर्स हैं, स्पेशली जो बर्ड्स हैं या जो प्रेडेटर्स, दूसरे प्रेडेटर्स हैं जो इनके एग्स पर नजर गड़ाए बैठे होते हैं, तो उनको जो डिस्टर्बेंस है सॉइल में उसकी वजह से भी, और यूरिन की जो स्मेल है ऑलिव रिडले टर्टल की, वो स्मेल उनको भी आ जाती है एंड देन दे डू नॉट अलाउ द एग्स टू हैच प्रॉपर्ली, दे आल्सो डिस्ट्रॉय द एग्स। तो यहाँ पर ये केसेस बताए हुए हैं आपको, बट दिस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न हियर इज कि यहाँ पर जैसे टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द हैचलिंग्स। मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो फीमेल्स पैदा होंगी, फीमेल्स पैदा होंगी तो वहां पर वो इम्प्रिंट हो जाएगा वो जगह, एंड व्हेन दे विल रीच देयर रिप्रोडक्टिव एज दे विल कम बैक। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि वो जब अपनी रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच गई हैं तो वो इतना पास नहीं आ पाते, उसी सिचुएशन, उसी जगह पर नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही उनको, आई एम वेरी सॉरी, उससे पहले ही उनको क्या करना पड़ता है, उससे पहले ही उनको एग्स ले करने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से कई बार नई साइट पर भी वो एग्स ले कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे शॉर्ट, बट ये आपको यहाँ पर इंसिडेंट, ये आपको इवेंट देखने को मिलता है, फिनोमिना देखने को मिलता है डेफिनेटली, जिसको हम बोलते हैं फिलोपैट्री, राइट। लेकिन कई बार जब अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं तो कहीं और भी वो एग्स ले कर देते हैं, राइट। हाउ मास नेस्टिंग बिगिंस, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि वो अपनी लोकेशन पर वापस आएंगे, लेकिन कई बार जैसे हमने बोला कि ओवर क्राउडिंग की वजह से एक बैटल ग्राउंड बन जाता है। पहली पॉपुलेशन आएगी वो एग्स ले करेगी, दूसरी आएगी वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, तीसरी आएगी वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, तो बैटल ग्राउंड बन जाता है। तो इनको बचाने के लिए, इनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए आजकल इंक्यूबेशन में हैच करे जाते हैं इनके एग्स। लेकिन बोला जा रहा है कि जो ये कंजर्वेशन हम कर रहे हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन जो हम कर रहे हैं, ये अच्छा भी है या बुरा ज्यादा है, क्योंकि ये जो ऑलिव रिडले टर्टल हैं, दे आर नोन टू हैव जेनेटिक रेजिलियंस। इन्होंने सी सरफेस राइज, टेम्परेचर राइज, सब कुछ इन्होंने झेला हुआ है, स्टिल दे आर वेरी वेरी अडेप्टेबल एंड स्टिल दे आर लिविंग। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो इनके जीन्स में जो रेजिलियंस है, क्या उसको तो कम नहीं कर रहे हैं हम इनको एक आर्टिफिशियल सेटिंग में हैच करके, राइट। देन उसके बाद बोला गया है पीपल टर्टल्स एंड पॉपुलैरिटी। तो यहां पर आपको बताया जाएगा कैसे मैन और वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट यहां पर देखने को मिलता है। सबसे पहले जो लोकलाइज्ड पॉपुलेशन है वो डेफिनेटली इनको कंजर्व करती है, वो डेफिनेटली इनको प्रोटेक्ट करती है, गार्ड करती है
इनके एग्स को, राइट। यहाँ पर बताया है जो फिशर फॉक है वो इनको गार्ड करते हैं, विलेजर्स हैं वो उनके जो एग्स को पोच करने से रोकते हैं, गाइड करते हैं कंजर्वेशनिस्ट को कि कैसे आप यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टूरिस्ट का जो है, टूरिस्ट का तो कहना ही क्या है, टूरिस्ट क्या करते हैं वहां जाकर रात को जब ये नेस्टिंग हो रही है, रात को जाके वहां सेल्फी लेंगे, फ्लैश लाइट्स यूज करेंगे, अंडों को हाथ में उठा के सेल्फी खींचेंगे, कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि उन पे टर्टल्स पे बैठ ही जाते हैं। तो इसकी वजह से एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, राइट। बोथ ऑफ द रोल, जो फीमेल जो ले करने आई है एग, उसको भी ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ में जो एग्स हैं उसके भी जीन्स में क्या है, ट्रोमा जा रहा है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जा रहा है। सो दैट इज वाई जो इम्प्रिंट होना था वापस वहीं आकर उन्होंने जो मास नेस्टिंग करनी थी, अरिबदा करना था, लेकिन अब क्या है, ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस की वजह से इट माइट बी पॉसिबल, शॉर्ट नहीं कह सकते हैं, अभी इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि वो वापस उस जगह पर रिटर्न ना हो। एंड इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है, जो मास नेस्टिंग साइट है, वो यहाँ पर डिक्लाइन कर सकती है। तो इसमें कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी तो बात ही नहीं है, यहाँ पर बैलेंस की जरूरत है, दैट नेस्टिंग बीचेस एंड टू बैलेंस टूरिज्म विद एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टूरिस्ट को आप अलाउ कीजिए, डेफिनेटली अलाउ कीजिए, बट उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इफ यू वांट टू विजिट इट, यू कैन जस्ट सी इट, यू कैन जस्ट सिट वॉच कामली, यू कैन नॉट गो एंड डिस्टर्ब द नेचुरल फिनोमिना ऑफ लेइंग एग्स ऑफ द ऑलिव रिडले टर्टल। अगर आप कर रहे हैं तो आप उनको एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दे रहे हैं। साथ में यहाँ पर आपको बोला गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है टू सेफ गार्ड द इकोलॉजिकल बैलेंसेस दैट कीप सी टर्टल्स गोइंग ऑन, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू गिव दिस आर्टिकल अ रीड बाय योरसेल्फ ऑल्सो, दिस विल गिव यू अ वाइडर insight into this topic and you might see a question related to this in upcoming years or itself this year, right? So that's all in today's discussion. Like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.